नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई क्लासेज एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं जीत चौधरी। आज अपन चर्चा करेंगे भारत के भूगोल के पहले चैप्टर के ऊपर। अपनी 3 क्लासें चल रही हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी। तो आज अपन भारत का भूगोल भी स्टार्ट कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट को भी पेड बैच लेना हो वो प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के आई क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको टॉपिक वाइज वीडियो, टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको ऐप के ऊपर मिलेगा। तो आज अपन बात करेंगे भारत के भूगोल की। भारत का भूगोल और जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें से जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें कि ये जो भौतिक प्रदेश हैं ये होते क्या हैं। ये जो भौतिक या फिजिकल रीजन है ये होते क्या है। तो भौतिक प्रदेश उन प्रदेश या उन क्षेत्रों को कहा जाता है, भौतिक प्रदेश उन प्रदेशों या उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो समान विशेषताएं रखते हैं, जो समरूप होते हैं और अपने समीपी प्रदेश से अलग दिखाई देते हैं, उनको भौतिक प्रदेश कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? भौतिक प्रदेश कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे कि वे प्रदेश या वे क्षेत्र जो समरूप होते हैं, जो समरूप होते हैं या एक समान विशेषता रखते हैं, एक समान विशेषता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? भौतिक प्रदेश कहलाएंगे। भौतिक प्रदेश कहलाएंगे। ठीक है। ये प्रदेश अपने समीपी प्रदेश से अलग दिखाई देते हैं, ये भी लिख सकते हैं अपन। ये प्रदेश अपने समीपी प्रदेश से अलग दिखाई देते हैं। ये प्रदेश या क्षेत्र अपने समीपी प्रदेश से अलग दिखाई देते हैं, अपने समीपी प्रदेश या क्षेत्र से अलग दिखाई देते हैं, क्षेत्र से अलग दिखाई देते हैं। क्या कहलाएंगे? भौतिक प्रदेश कहलाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल से अपन इनको समझें तो जैसे पर्वत, आपके अगर माइंड में एक वर्ड आए पर्वत तो आपका ऐसा ही इमेज बनेगी कि हो सकता है उस पूरे क्षेत्र का क्षेत्र क्या होगा? पर्वतीय होगा। वो पूरा प्रदेश क्या होगा? पर्वतीय होगा। जैसे अपन पर्टिकुलर बात करें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, जैसे एक भौतिक प्रदेश का नाम आ जाए तो आपको क्या लगेगा कि पूरा का पूरा जो प्रदेश होगा वो क्या होगा? पर्वतीय प्रदेश होगा। जैसे मरुस्थल, इसका नाम लेते ही आपके दिमाग में एक ही इमेज घूमेगी कि पूरा का पूरा क्या हो सकता है? डेजर्ट हो सकता है। तो डेजर्ट की बात की जा रही है। जैसे दलदली भूमि, दलदली भूमि क्या माइंड में आएगा? यही चीज ना कि पूरा का पूरा वहां क्या होगा? दलदल होगा। या अपन इसका एग्जाम्पल तटीय मैदान भी ले सकते हैं या तटीय प्रदेश भी ले सकते हैं, गंगा का मैदान का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो भौतिक प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जो एक जैसी विशेषता रखते हैं, समान विशेषता रखते हैं, समरूप होते हैं और अपने नजदीकी भौतिक प्रदेश से या नजदीकी क्षेत्र से वो अलग दिखाई देते हैं, भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि भारत को
कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उससे पहले अपन थोड़ा देखेंगे कि जो भारत में भौतिक प्रदेश है या जो भारत में जो स्थल भाग है वो कितने प्रतिशत में फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो है वो मैदान है, भारत में मैदान है। और मैदान कितने हैं? मैदान 45% है। मैदान कितने हैं? 45% है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो पठार है। पठार कितने हैं? पठार है 27%। उसके बाद में पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां हैं वो कितनी प्रतिशत है? वो 18% है। उसके बाद में जो पर्वत हैं वो कितने प्रतिशत है? 9% है। पर्वत कितने प्रतिशत है? 9% है। अब इन सभी उच्चावचों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इन सभी उच्चावचों का जो निर्धारण होता है, इन सभी उच्चावचों का निर्धारण ऊंचाई के आधार पे किया जाता है। ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। इन सभी जो उच्चावच हैं इनका जो निर्धारण है वो कैसे किया जाएगा? ऊंचाई के आधार पे किया जाएगा। इनका जो निर्धारण है वो किसके आधार पे किया जाएगा? ऊंचाई के आधार पे। तो अगर भारत की बात की जाए तो मैदान 45% है, पठार 27 है, पहाड़ियां 18 हैं, पर्वत क्या है? 9% है। और इन सभी उच्चावचों का निर्धारण ऊंचाई के आधार पे किया जाता है। उसके ऊपर अपन देखते हैं कितनी ऊंचाई वाले को क्या बोलेंगे। जैसे एक डायग्राम से ही समझ लेते हैं। ये पर्वत है, ये पहाड़ियां हैं, ये पठार हैं, ये मैदान है और ये सागर तल है। ये क्या है? ये आपका है सागर तल, सी लेवल है ये सागर तल। और सागर तल से जो भी ऊंचे भाग होते हैं, सागर तल से जो भी ऊंचे भाग होते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे उच्चावच। ये हो गए पर्वत, ये हो गई पहाड़ियां, ये हो गया पठार, ये हो गए, ठीक। जो सागर तल से 300 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं, जो सागर तल से 300 मीटर ऊंचे होते हैं और ऊपर से समतल होते हैं, क्या होंगे? मैदानों की क्या विशेषता लिखेंगे? सागर तल से इनकी ऊंचाई, इनकी ऊंचाई 300 मीटर होती है, वह ऊपर से समतल होते हैं। समतल होते हैं, क्या कहलाएंगे? आपके मैदान कहलाएंगे। आपके क्या कहलाएंगे? मैदान कहलाएंगे। 300 से लेके जो या 900 मीटर से ऊंचे होते हैं उनको क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। जो 1800 मीटर या 1800 मीटर के आसपास होते हैं उनको क्या कहेंगे? पहाड़ियां कहेंगे। और जो 2700 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं उनको क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। तो पर्वत के बारे में अपन क्या लिख सकते हैं? पर्वत के बारे में अपन ये लिख सकते हैं कि पर्वत 2700 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, अधिक ऊंचे होते हैं, वह ऊपर से नुकीले होते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते। ठीक। पठार के बारे में अपन क्या लिखेंगे? पठार के बारे में अपन क्या लिखेंगे? पठार के बारे में लिखेंगे कि पठार
900 मीटर से 1800 मीटर। देखो कुछ जो अंतरा पर्वतीय पठार होते हैं उनकी 4-4 हजार मीटर भी ऊंचाई होती है, जैसे तिब्बत प्लेट्यू, तो इनको अपन चैलेंज नहीं कर सकते। एक सिर्फ बेसिक सी चीज है जिसके थ्रू अपन समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये जो ऊंचाई वाला होगा, ये विशेषता वाला होगा, वह उच्चावच कहलाएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 1800 से मीटर से ऊंचे पठार नहीं होते। तिब्बत का प्लेट्यू है 4000 मीटर से अधिक ऊंचा है, तो पठार कौन से उच्चावच होंगे? पठार 900 से 1800 मीटर ऊंचाई वाले होंगे, ऊंचाई वाले होंगे। ऊपर से क्या होंगे? समतल होंगे, ऊंचाई वाले होंगे। ऊपर से वो क्या होंगे? समतल होंगे, और उनके ढाल तीव्र होगा, और उनका जो ढाल है वो क्या होगा? ढाल इनका तीव्र होगा। क्या कहलाएंगे? पठार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पठार कहलाएंगे। पहाड़ियां मेनली पर्वतों का ही भाग होती हैं, लेकिन ये पर्वतों के अप्रदित भाग होते हैं। पहाड़ियां क्या होंगी? जिनकी ऊंचाई, जिनकी ऊंचाई 1800 से 2700 मीटर होती है, ये अप्रदित भाग होते हैं। क्या होते हैं? अप्रदित भाग होते हैं। इनका ढाल मंद होता है। ढाल क्या होता है? मंद होता है। वह ऊपर से भी ज्यादा तीखे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या हो चुके हैं? अप्रदित हो चुके हैं। तो इन सभी जो उच्चावच हैं उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? इनका निर्धारण ऊंचाई के आधार पे किया जाएगा। ऊंचाई का मापन हमेशा सागर तल से किया जाता है। ऊंचाई का जो मापन है वो सी लेवल से किया जाएगा, और सी लेवल से जितने भी ऊंचे भाग होंगे उन सबको क्या कहा जाएगा? उन सबको उच्चावच कहा जाएगा। ठीक है, तो मैदान फिर अपन एक बार देख लेते कितने प्रतिशत थे? सबसे ज्यादा 45% थे। उसके बाद में पठार, पहाड़ियां और पर्वतों का नंबर आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? उच्चावच हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि जो भौतिक प्रदेश हैं, कि भारत के कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो जो भारत है उनको मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कुछ किताबों में आपको 5 भौतिक प्रदेश मिलेंगे, और कुछ किताबों में आपको 6 भौतिक प्रदेश भी मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले जो अपन भौतिक प्रदेश की बात करें, वो भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? वो भौतिक प्रदेश होगा, कौन सा होगा? ये भौतिक प्रदेश होगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश होगा? ये प्रदेश होगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो नंबर 1 कौन सा होगा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कौन सा बेल्ट है? हिमालय का बेल्ट है, और ये भारत में उत्तरी भाग में है। इस वजह से इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहा जाएगा। इसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। इसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है, जो कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, और उसके बाद में म्यांमार से होता हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक इसकी एक और शाखा जाती है। बात करेंगे जब अपन इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का ही रहेगा। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के ऊपर बात करने से पहले अपन ये भी बात करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिमालय की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत जिम्मेदार थे, जिसमें अपन प्लेट विवर्तनी की और भूसन्नति जियोसिंक्लाइन थ्योरी जो कोबर की थी उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पहले एक गर्त था, वो क्यों बना था उसकी भी अपन बात करेंगे। अब हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों के द्वारा एक मैदान का निर्माण होता है, जिसको बोला जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये आपका नंबर 2 भौतिक प्रदेश होगा। ये आपका कौन सा भौतिक प्रदेश होगा? ये आपका नंबर 2 भौतिक प्रदेश होगा। इसको अपन बोलेंगे उत्तरी मैदानी
प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ और उनकी कौन कौन सी स्थलाकृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। या इसको बोल दिया जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये भारत का भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? ये भारत का भौतिक प्रदेश हो जाएगा नंबर 2। उसके बाद में अगर भारत के सबसे बड़े भौतिक प्रदेश की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश होगा वो होगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। वो कौन सा होगा? वो होगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। यहां एक वर्ड आया है प्रायद्वीप क्या होता है? यहां एक वर्ड आया है प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप क्या होगा? वह स्थलखंड, प्रायद्वीप क्या होगा? वह स्थलखंड जिसके तीन ओर क्या होता है? जिसके तीन ओर पानी होता है। ये क्या है? ये प्रायद्वीप होता है। वह स्थलखंड जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ स्थल भाग से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत पठार से इधर भी नदियां गिरती हैं और इधर भी नदियां गिरती हैं। इधर का मतलब ये भाग होगा बंगाल की खाड़ी का। ये भाग किसका होगा? ये भाग होगा बंगाल की खाड़ी। ये भाग किसका होगा? बंगाल की खाड़ी। और ये भाग क्या होगा? अरब सागर, अरब सागर। और नीचे क्या होगा? नीचे होगा इंडियन ओशियन। नीचे क्या होगा? इंडियन ओशियन। तो तीन और पानी से घिरा होने की वजह से इसको प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहा जाता है। तो ये जो भौतिक प्रदेश हो जाएगा ये नंबर 3 भौतिक प्रदेश हो जाएगा। अब नंबर 4 क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा तटीय मैदान। नंबर 4 क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा आपका तटीय मैदान। नंबर 4 क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा तटीय मैदान। और तटीय मैदान को अपन दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। इस साइड वाला क्या हो जाएगा? इस साइड वाला हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान और उस साइड वाला दाहिने हाथ की साइड वाला हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। ये नंबर कौन सा हो गया? 4 भौतिक प्रदेश हो गया। ठीक है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में भी आपको कुछ द्वीप समूह मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी में भी आपको कुछ द्वीप समूह मिलते हैं और अरब सागर में भी आपको कुछ द्वीप समूह मिलते हैं। तो इनको क्या बोल दिया जाएगा? इनको बोल दिया जाएगा द्वीप समूह। द्वीप समूह। और द्वीप समूह को भी अपन दो भागों में बांटेंगे। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ऊपर लिख देता हूं मैं, है ना, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, खाड़ी के द्वीप, या इनको बोलेंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और दूसरा अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप, या इसको अपन बोलेंगे प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप। तो द्वीपों को भी अपन दो कैटेगरी में बांट करके अध्ययन करेंगे। यहां समझने के हिसाब से एक और वर्ड आया है, वो क्या आया है? वो आया है खाड़ी। खाड़ी क्या होता है? वह जलीय भाग जो तीन ओर स्थल से घिरा हुआ हो, खाड़ी कहलाता है। वह जलीय भाग जो तीन ओर स्थल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा। एक बार अपन देख लेते हैं। एक वर्ड अपने पास आया है प्रायद्वीप, एक वर्ड अपने पास आया है प्रायद्वीप, और एक वर्ड आया है, एक भी वर्ड अपन छोड़ेंगे नहीं इसमें, एक वर्ड आया है खाड़ी। तो प्रायद्वीप क्या होता है? वह स्थलीय भाग, वह स्थलीय भाग
जो तीन और पानी से घिरा हुआ हो, क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। कोई भी हो सकता है। अगर अपन भारत के प्रायद्वीप की बात करें तो ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहां अरेबियन सी, अरब सागर, यहां अरेबियन सी, अरब सागर, और यहां इंडियन ओशियन, यहां इंडियन ओशियन। और ऊपर क्या है? ऊपर है गंगा का मैदान। तो ये स्थल भाग है और तीन और पानी से घिरा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। खाड़ी क्या होगी? वह जलीय भाग, वह जलीय भाग जो तीन और स्थल भाग से घिरा हुआ हो, स्थल भाग से घिरा हुआ हो, क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा। जैसे अपन गुजरात की तरफ देखते हैं तो खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी आपको नजर आती है। ये कच्छ की खाड़ी, और नीचे वाली क्या हो जाएगी? नीचे वाली हो जाएगी खंबात की खाड़ी। नीचे वाली क्या हो जाएगी? नीचे वाली हो जाएगी खंबात की खाड़ी। ठीक है ना? तो ये तो क्या हो जाएगी? कच्छ की खाड़ी, और ये वाला भाग हो जाएगा खंबात की खाड़ी, खंबात की। ठीक है, तो ये क्या थे? भारत के भौतिक प्रदेश थे। यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी है, तो ये भी तीन और कहाँ से घिरा हुआ है? तीन और स्थलीय भाग से घिरा हुआ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलेंगे। तो भारत को मुख्य रूप से 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। जो कुछ किताबों में 6 भौतिक प्रदेश लिखे हुए हैं, उसका रीजन ये हो सकता है कि गुजरात से लेकर के एक पर्वत श्रृंखला है, गुजरात से लेकर के एक पर्वत श्रृंखला है, जिसको कौन सी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है? उसको कहा जाता है अरावली। तो कुछ जो भूगोलवेता हैं इसको एक अलग भौतिक प्रदेश घोषित कर देते हैं, और इस भौतिक प्रदेश को बोला जाता है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। लेकिन ये भौगोलिक विशेषताओं के आधार पे उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग माना जाता है। तो अलग भी अपन इसको पढ़ लेंगे, इसके साथ भी अपन इसको देख लेंगे। तो ये नंबर हो जाएगा 6ठा भौतिक प्रदेश। तो भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। एक एक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश के ऊपर, उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान पे, पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीप या पठार के बाद में, उसके बाद दोनों तटीय मैदान देखेंगे, द्वीप समूह देखेंगे, और लास्ट में सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है जो थार का मरुस्थल है उसको भी अपन देखेंगे। उसको अपन राजस्थान ज्योग्राफी में भी डिटेल से देखेंगे। तो आज ये अपनी क्लास स्टार्ट थी, तो आज इतना ही। कल अपना लंबा टॉपिक रहेगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जिन स्टूडेंट को भी पेड बैच लेना हो, जिन स्टूडेंट को भी पेड बैच लेना हो, वो प्ले स्टोर के ऊपर जा करके आई क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकता है। वहां आपको आरएस के लिए इंडियन और राजस्थान की सेपरेट ज्योग्राफी मिलेगी। शायद आपके हर टॉपिक कवर होंगे वहां पे। इसके अलावा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक दे रखे हैं आरएस में, आरएस का आपको अलग से आपको मैटर मिलेगा, अलग से आपको कोर्स मिलेगा। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और स्कूल व्याख्याता का कोर्स भी वहां आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद साथियों।